Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone, welcome to MKC online classes. दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेज बंद हैं और इस कोरोना काल में आपके एग्जामिनेशंस की डेट बदलने वाली नहीं है. एग्जामिनेशन तो होने ही है, और चाहे वो एग्ज़ाम CDS का हो, चाहे वो CPF का हो, FCAT का हो, NDA का हो या अदर्स एग्ज़ाम जो भी हैं, ये आपके होने ही होने हैं. इसलिए आप ये इस वीडियो को देखिए और आपके समक्ष मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को ला रहा हूँ जिसने ये एक तरह से भारत के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी और भारत के लिए वह काम कर दिया कि भारत इसके जाने के बाद ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया. और हम कह सकते हैं कि यह बंदा ये वास्तविक रूप से आधुनिक काल और मध्यकाल के बीच में एक संधि काल था और इसी के बाद भारत में आधुनिकता का बोध होता है. हम देखेंगे एक एक करके कि ये किस तरह से वह काम किया, हम देखेंगे. और वह व्यक्ति है लॉर्ड डलहौजी. और एक तरह से देखें, इसका टेन्योर है 1848 से 1856 तक. और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं और भारतीय साम्राज्य पर यानी भारत पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ा, हम सब कुछ इसके बारे में देखते चलेंगे. तो आइए हम लोग इसके बारे में और आगे बढ़ें. इसके किसी भी व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके बैकग्राउंड को भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है. इसलिए हमने इसके एक तरह से जीवन परिचय को रख दिया है और इसका हेडिंग भी आप देखिए दिया हुआ है. लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में. एक समग्र विश्लेषण आप इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से इसने भारत पर ये अपनी साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ब्रिटिश पॉलिसी को लादा, ब्रिटिश पॉलिसी को अपनाया और साथ ही साथ आधुनिक भारत के मानचित्र का निर्माण भी इसने कर डाला और बहुत सारे रियासतों को एक तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से इसने व्यापगत कर लिया या लैप्स कर लिया. साथ ही साथ युद्ध के माध्यम से ही भी इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया. और इस तरह से हम देखेंगे कि इसने और उसके सुधारात्मक कार्य या और सारे रिफॉर्म्स के काम कैसे थे, इसके विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे. अब इसके जीवन परिचय को सिंपल देख लें कि इसका जन्म कब हुआ था, यानी 22 अप्रैल 1812 को. स्थान डलहौजी किला मिड लोथियान स्कॉटलैंड ब्रिटेन में है. उसके पिता का नाम जॉर्ज रामसे था, माता क्रिश्चियन रामसे, पत्नी लेडी सूजन हे और बचपन का नाम जेम्स एंड्रू ब्राउन रामसे नाम था. और इसे फर्स्ट मार्क्विस ऑफ डलहौजी के नाम से भी जाना जाता है और भारत का गवर्नर जनरल के रूप में तो आप देख ही रहे हैं. और भारत में इसके प्रसिद्धि का प्रमुख कारण था और वह था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे व्यापगत का सिद्धांत या हड़प की नीति कहा जाता है. और एक बात अवश्य है कि कंजर्वेट यानी जब इसका टेन्योर था, यानी 8 साल का लगभग टेन्योर इसका आता है. और इस टेन्योर में अगर देखें तो ये लिबरल पार्टी के जॉन रसेल, ये इसके काल में ही यानी इसी के काल में इसकी नियुक्ति भी हुई और लिबरल पार्टी के थे. फिर उसके बाद 2 प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के आए, लेकिन तो भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ा. और साथ ही साथ बाद में पामस्टन आए और वह भी आपको लिबरल पार्टी के थे. और मृत्यु बहुत कम उम्र में यानी 19 दिसंबर 1860 को डलहौजी में किला में ही इसकी डेथ हो गई, यानी मात्र 48 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई. बट इसने पूरे विश्व में, अगर पूरे विश्व इतिहास में, स्पेशली भारत के इतिहास में देखा जाए तो इसने इतिहास रच डाला. अब हम लॉर्ड डलहौजी के बाद इसके कार्यों का विश्लेषण करेंगे. अब देखिए, सीधी सी बात है कि जब यहाँ इसकी नियुक्ति हुई भारत में एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में, उस समय इसकी उम्र मात्र 36 साल की थी. यानी भरी जवानी में वह भारत का
ये गवर्नर जनरल बना था और वह इसके पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट से कार्यभार संभाला। और भारत, चूंकि भारत में जब आया तो वह ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से परिपूर्ण था। वह ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचाना चाहता था और इसलिए इसने बहुत सारी बातों को देखा और विशेष रूप से चूंकि वह औपनिवेशिक नीतियों या कह सकते हैं साम्राज्यवादी नीतियों से परिचालित था, इसलिए भारत में बहुत सारे देशी रियासतें थीं और चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना साम्राज्य था, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में अन्य राज्यों यानी इस राज्य के अंतर्गत अन्य राज्यों की परिकल्पना वह बेमानी समझता था। इसलिए 3 तरीकों से यानी 3 विधियों का आश्रय उसने लिया और उन विधियों से, उन तरीकों से इसने भारत की सीमा में लगभग 2.5 लाख वर्ग मील या स्क्वायर मील क्षेत्रफल की वृद्धि कर दी। और एक तरह से आप देखेंगे, पंजाब के विलय से आप देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सीमा थी, यानी आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज ये पश्चिमोत्तर भारत के प्रहरी के बन गए और साथ ही साथ ये सिक्किम का एक पार्ट था दार्जिलिंग, उस दार्जिलिंग को विलय करके यह आपको इसकी सीमा तिब्बत तक पहुंच गई। और साथ ही साथ आप देखेंगे इसकी पूर्वी और सीमाएं आप देखें तो इसने लोअर बर्मा को जीत लिया, यानी रंगून का पार्ट इसके बाद में आया, दक्षिणी ये बर्मा को इसने जीत लिया और जीत करके एक तरह से अपने समुद्री तट को कन्याकुमारी से लेकर के बिल्कुल आपको मलय प्रायद्वीप तक और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से लेकर समुद्र यानी संपूर्ण समुद्री इलाकों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कायम हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह आपको दक्षिणी, एक तरह से आप देखो विशेष रूप से इसमें दिया भी हुआ है कि ये दक्षिणी यानी एक तरह से पूर्वी चटगांव से लेकर के और ये रंगून तक के पार्ट तक भी इन लोगों का अधिकार कायम हो गया। लेकिन फिर यहाँ जब आपने देखा कि इतना सब साम्राज्यवादी नीतियों को पालन किया तो कैसे इसे एक भारत का निर्माता कहा जा सकता है, यानी आधुनिक भारत का निर्माता ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के माध्यम से यह इतना सब गलत काम किया। लेकिन इस पर भी हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या प्रश्न ये तो उठता ही है, स्वाभाविक सा प्रश्न है कि क्या वह भारत का यानी आधुनिक भारत का निर्माता था। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या वह ये भारत के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई उसने, और तीसरी बात कि क्या उसने ऐसा कुछ ये कार्य किया जिसके कारण भारत में कम्युनिकेशन के साधनों का विस्तार हुआ, या कुछ ऐसा काम किया जिससे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ, या कुछ ऐसा कार्य किया जिससे एक तरह से हम कहें कि भारत में जिस तरह से विशेष रूप से माना जाता है कि उसका कार्य जो शैक्षणिक मॉडल था उसका यानी एजुकेशनल रिफॉर्म उसका था, उसके माध्यम से भारत में एक तरह से ये हम कहें कि मध्य वर्ग का उदय हुआ, इंटेलेक्चुअल क्लास का इमर्जेंस हुआ। और इस इंटेलेक्चुअल क्लास ने ही भारत में राष्ट्रीय भावना भरी और जो भारत 1857 की क्रांति के तहत कहें देखें तो उस समय तक, अगर नेचर में देखें तो उस समय तक भारत कोई राष्ट्र नहीं था, लेकिन बाद में देखा जाता है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में इमर्जेंस हुआ और भारत में राष्ट्रीयता की भावना ये प्रबल होती गई। तो इन्हीं सब सवालों के आलोक में हम लोग इसके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे और कार्यों के मूल्यांकन के बाद फिर इसके विषय में कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या वास्तव में वह भारत का निर्माता था, क्या भारत के राष्ट्रीयकरण में उसकी प्रमुख भूमिका थी, या क्या आपको यहाँ तक कि भारत के ये राष्ट्रवाद के विकास में या भारत को एक राष्ट्र बनाने में उसकी प्रमुख भूमिका थी, या उसकी शैक्षणिक मॉडल ने एक तरह से कम्युनिकेशन सुविधाओं ने एक तरह से भारत में आवागमन की सुविधा और साथ ही साथ इंग्लिश
के प्रचार ने इंग्लिश एक इंटेलेक्चुअल या इंटर स्टेट ये लैंग्वेज बनकर के उभरी, और जिसके कारण लोगों को अपनी भावों की अभिव्यक्ति करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। इन्हीं बातों से आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस बात को हमने आपको बताया भी। अब आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से अब ये आपको डलहौजी ब्रिटिश था। हाँ, ये तो सीधी सी बात है कि जो हमने इसके बारे में बताया उसको आगे हम लोग ऐसे देखेंगे कि इन प्रश्नों का जवाब हम किस रूप में देखेंगे कि वह एक साम्राज्यवादी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ इसमें यह भी हम लोग देखेंगे कि वह तहे दिल से, यानी एक ब्रिटिश था, वह जन्मजात ब्रिटिश था और चूंकि अमीर वर्ग से बिलोंग करता था। और हमने आपको एक बात भी बताई कि वह मार्क्सवीस की उपाधि, यानी फर्स्ट मार्क्सवीस ऑफ डलहौजी कहा जाता है। ये मार्क्सवीस एक ब्रिटिश टाइटल थी और वह एक अमीर परिवार से, जो वहाँ के अमीरों को दिया जाता था, तो ये एक अमीर परिवार से बिलोंग करता था और ये ब्रिटिश सर्वोच्चता के सिद्धांत में विश्वास करता था। लेकिन उसके न चाहते हुए भी उसके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जो सुधारात्मक कार्य थे, उससे विशेष रूप से, चाहे वह राजनीतिक सुधार हो, चाहे वह प्रशासनिक सुधार हो, चाहे वह सामाजिक सुधार हो, या फिर आपको देखें वह चाहे व्यावसायिक हो या ये दूरसंचार के माध्यम जैसे पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, या फिर आपको रेलवे का डेवलपमेंट उसने किया या पीडब्ल्यूडी का विकास किया, जिससे भारत में उसके जाने के बाद आधुनिकता हुआ। इसमें दो आधुनिकता की भावना इसमें प्रबल हुई, इसमें दो राय नहीं है। अब हम उसके कार्यों का मूल्यांकन करें। कार्य आप देखोगे कि यानी ब्रिटिश कंपनी का साम्राज्य विस्तार, हमने आपको पहले भी बताए किस तरह के इसके राजनीतिक यानी और सब कार्य थे। तो इस साम्राज्यवादी राजनीतिक कार्यों के बारे में देखें तो ये भारत के राजनीतिक व्यवस्था से घृणा करता था। यहाँ चूंकि बहुत सारे राजे महाराजा थे या राज्य थे और इनकी अपनी प्रशासनिक विधि थी, यानी प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये पुरानी व्यवस्था से वह घृणा करता था और इसके स्थान पर वह एक यानी आधुनिक भारत के रूप में एक शक्तिशाली राज्य का गठन करना चाहता था जो सुसंगठित हो। अब इसके लिए इसने, जैसा कि हमने बताया भी, कि 3 उपायों का आश्रय लिया। पहला, युद्ध के द्वारा साम्राज्य का विस्तार, जैसे आपको पंजाब हुआ, सिक्किम हुआ, चाहे आपका बर्मा हुआ, इसका विलय कर लिया। कुशासन एवं भ्रष्टाचार के नाम पर बहुत सारे क्षेत्रों को हड़प लिया। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वह अवध हो, चाहे वह बरार हो, या गोद लेने ये की प्रथा का निषेध, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से ये बहुत सारे राज्यों को इसने हड़प लिया। तो आपको यह भी बता दें कि जो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसके आगे हम इसकी पूरी तरह से चर्चा भी करेंगे कि गोद लेने के ये सहारा लिया गया। यानी भारत में बहुत सारे ऐसे राजे होते थे जिनका वो कोई लीगल सक्सेसर नहीं होता था, तब ये किसी न किसी बच्चे को गोद ले लेते थे और वह अपना लीगल सक्सेसर बना देते थे। लेकिन इसी को सहारा बना करके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से उसने बहुत सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ एक बात आप लोगों को बतानी है कि फिर ये कोरोना पीरियड की चर्चा आती है और आज सारे ऑफलाइन क्लासेज बंद हैं, तो इसमें ये एमकेसी लर्निंग ऐप आपको बहुत ही सहायक होगी और इसमें आपको ऑफलाइन की सारी व्यवस्था आपको यहाँ पर दी गई है। ये ऑनलाइन में, ऑफलाइन के सारे टीचर ये ऑनलाइन में आपको रिक्रूट कर दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर डाउट काउंटर भी बनाया गया है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है, ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था है और साथ ही साथ आप देखोगे तो ये डेली लाइव क्लासेस भी आपको चलती है और इसका अगर आप देखना चाहें तो फ्री डेमो भी देख सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क आपको देने की ज़रूरत नहीं है और बुक्स वगैरह भी मंगानी हो तो IMKC की बेस्ट बुक्स हैं
और इस बुक्स को आप मंगा सकते हैं और फ्री डिलीवरी आपको ये मिलने वाली है। अब आइए हम यहाँ से आगे बढ़ें और देखें कि अब क्या है। अब हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने किस तरह से पंजाब का विलय कर लिया। हाँ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का विलय। राजा रणजीत सिंह के काल में पंजाब राज का सिख राज खालसा सेना बहुत ही मजबूत थी और लॉर्ड ऑकलैंड ने भी खालसा सेना की बहुत बड़ी प्रशंसा की है और वह कहता है कि भारत में इससे बेहतरीन आधुनिक तरीके से या पश्चिमी मॉडल पर ये ट्रेंड किसी की सेना नहीं है। तो ये एक मजबूत राज था। लेकिन 1839 में जब राजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई, तब उनके जितने भी सक्सेसर्स हुए, चाहे वो खड़ग सिंह हो, नौनिहाल सिंह हो, तो बहुत कम समय में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद एक थोड़ा सा युग शेर सिंह शासक हुआ था और शेर सिंह शासक जब हुआ तो उसके काल में कुछ स्थिति अच्छी बनी, लेकिन ये दरबारी षड्यंत्र ने शेर सिंह की हत्या करवा दी। उसके बाद दिलीप सिंह शासक बने और दिलीप सिंह ये माइनर थे, इसलिए उनकी माता रानी जिंदन एक तरह से संरक्षिता के रूप में ये शासन किया। लेकिन वह भी एक कुटिल महिला थी और जिसके कारण आपको अंग्रेज़ों को भी यहाँ पर ये इंटरफेयर करने का अवसर दिया और जिसका परिणाम था कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ 546 में और फिर आपको लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि के बाद फिर भैरवाल की संधि हुई और भैरवाल की संधि में ये 46 में यह व्यवस्था दी गई थी कि रानी जिंदन को अब दिलीप सिंह की संरक्षिता से हटाकर उनको 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन रानी जिंदन के साथ लॉर्ड डलहौजी आते ही रानी जिंदन के साथ ये बहुत ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनका अपमान सा किया गया और उनका पेंशन रिड्यूस करके मात्र 48,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया और साथ ही साथ उन पर जासूस बैठाकर उन्हें शेखपुरा भेज दिया गया। अब चूंकि अब जनता में इसके प्रति आक्रोश था और साथ ही साथ अब चूंकि ये दिनों दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस बढ़ते जा रहा था किस पर, ये पंजाब पर, खालसा सेना पर। इसलिए खालसा सेना भी अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहती थी। इसी बीच एक घटना घटित हुई और वह घटना थी कि मुल्तान का गवर्नर था जिसका नाम था मूलराज और मूलराज को ब्रिटिश कंपनी ने ये अपदस्थ कर दिया, डिसमिस कर दिया और डिसमिस करने के बाद मूलराज ने भी विद्रोह कर दिया, वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया, फिर सिखों ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह का बहाना बनाकर ये 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध में यानी इस सेकेंड एंग्लो सिख वार में 3 युद्ध हुए और इन 3 युद्धों में पहला युद्ध था और वह था रामनगर का युद्ध। जैसा कि इसमें आप देख भी सकते हैं कि रामनगर का युद्ध हुआ, गुजरांवाला पंजाब में है और ये 22 नवंबर 1848 को हुआ और इसमें ब्रिटिश सेना का जनरल था और जिसका नाम था गॉफ के नेतृत्व में यह युद्ध और निर्णायक रहा। और फिर उसके बाद चिलियावाला का युद्ध हुआ और चिलियावाला का युद्ध आपको 13 जनवरी ये 1849 को हुआ और इस युद्ध में फिर जनरल गॉफ ही ने ही ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया और इस युद्ध में अंग्रेज़ों को ये बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। यानी यह भी अनिर्णायक युद्ध था। इसमें क्षति भले हुई लेकिन ब्रिटिश हारे नहीं, पराजित नहीं हुए। तब लॉर्ड डलहौजी ने
ये अब इसके जनरल को बदल दिया और जनरल गॉफ के स्थान पर नेतृत्व दिया चार्ल्स नेपियर को। और चार्ल्स नेपियर ने गुजरात का युद्ध, या जिसे चिलियावाला का युद्ध कहा जाता है, ये आपको तीसरा युद्ध जो था वह था आपका गुजरात का या तोपों का युद्ध था। और इस तोपों के युद्ध में ये आपको ये युद्ध हुआ 21 फरवरी 1849 को। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने खालसा सेना को पराजित कर दिया और इस तरह से 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी, विलय की घोषणा कर दी। और साथ ही साथ इसमें यह प्रोविज़न किया गया था कि चूंकि दिलीप सिंह माइनर थे, इसलिए इनको 5 लाख रुपये पेंशन देकर के लंदन एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। और ये पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब आप देखें, हाँ, तो देखो अब आपको पूरे पंजाब का मतलब कि आज का नहीं बल्कि आज तो ये पाकिस्तान में, पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में है, पूर्वी पंजाब जो इंडिया में है, ये पंजाब यानी एकीकृत पंजाब था। और एक तरह से ये आपकी सीमा बन गई पूरी की पूरी तरह से। इस सिंध के क्षेत्र को तो पहले ही ये जीत चुके थे, अब ये पंजाब को क्षेत्र जीत करके अब इनकी सीमा बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ जुड़ गई। और एक तरह से आप देखें तो आधुनिक भारत का मैप यहाँ से इस दिशा से आपका बन करके तैयार हो गया। इस पूरे क्षेत्र पर इनका प्रभाव था ही। और एक तरह से पंजाब को लेकर के संपूर्ण क्षेत्र पर, थोड़ा कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण उनका भी प्रभाव उस पर था। और एक तरह से ये पूरा आधुनिक भारत के मैप का निर्माण यहाँ से हो जाता है। और इस युद्ध की विभीषिका को आप देख ही रहे हो। अब हम चलते हैं आगे। और अब चूंकि दूसरा टारगेट इसके काल में जो हुआ वह था सिक्किम चोग्याल राजा के अधीन एक तरह से स्वायत्त राज्य था। ये अलग बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करते थे, लेकिन वह एक तरह से वहाँ राजतंत्र था और एक चोग्याल राजा के अधीन वह था। उसका एक पार्ट, अब उसमें व्यापार भी करते थे उसके साथ, सिक्किम के साथ अंग्रेज। उसमें अब डलहौजी इंटरफेयर किया और इंटरफेयर यह था कि उसने 1850 में यह आरोप लगाया दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ ये चोग्याल राजा ने उनका यानी अपमानित किया है, उनके साथ अन्याय किया है। और इस तरह से ये उस पर एक तरह से दबाव बनाना शुरू कर दिया, युद्ध की विभीषिका को दिखाना शुरू कर दिया, यानी एक तरह से कह सकते हैं उसका ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। और दबाव बना करके 1850 में ये सिक्किम का एक दूरवर्ती क्षेत्र था दार्जिलिंग को ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और एक तरह से आप देखें तो ये आपका रहा सिक्किम, यानी ये दार्जिलिंग का पार्ट आपका ये विशेष रूप से बंगाल का ये पार्ट है और इसी पार्ट से ये यहाँ पर ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ये इस क्षेत्र को भी इसने ले लिया। अब हम आते हैं इसका अगला टारगेट क्या था, यानी अब युद्ध के द्वारा एक और क्षेत्र को वह जीतना चाहता था और वह था बर्मा, आधुनिक म्यांमार। बर्मा में स्थिति यह थी कि सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार 1824 to 26 में हुआ था। और उस समय 1826 में ये आपको यांडबू की संधि हुई थी। और यांडबू की संधि के बाद बहुत सारे अंग्रेज व्यापारी वहाँ से जा कर के व्यापार करने लगे और बहुत सारे अंग्रेज आपको जा कर के ये रंगून और लोअर बर्मा में बस गए और उसके समुद्र तट से व्यापार करने लगे। अब चूँकि ये अंग्रेज़ों की ये अपनी पॉलिसी थी कि जहाँ जाते थे
वहाँ की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते थे, बल्कि उस पॉलिसी के बियॉन्ड होकर के भी काम करते थे। चूँकि वहाँ पर बर्मा में थारावादी शासन व्यवस्था थी और थारावादी राज या थारावादी राजा अपने आप को ये संप्रभु मानते थे, यानी वह किसी भी शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं मानते थे। और यहाँ तक कि विदेशी जो भी उससे एजेंट या आपको एम्बेसडर या राजदूत मिलना चाहते थे, उसके कोर्ट में प्रवेश करने से पहले जूते उतार करके कोर्ट में जाते थे। और ये ब्रिटिश जो भी थे, इनके अपने जात्याभिमान के अगेंस्ट में था। और इसलिए चूंकि वहाँ पर ये प्रोवोक करते थे, उत्तेजित करते थे विशेष रूप से थारावादी राजा को। और ऐसे ही समय में वहाँ ये अब जो भी एजेंट होते थे या जो भी कप्तान होते थे, बर्मी लोगों पर अत्याचार करते थे। और बर्मी लोगों पर अत्याचार करने के बाद ये अगर वह मानते नहीं थे, रिवोल्ट कर देते थे, तो उनकी हत्या तक कर देते थे। इस तरह से आपको इस तरह से दो कप्तान थे, शेफर्ड और लुइस, और इन लोगों पर इस तरह के आरोप लगाया। और उस समय थारावादी राजा ये पगन मीन था। और इस समय थारावादी पगन राजा मीन ने इन दोनों कप्तानों पर चूंकि मृत्युदंड दे नहीं सकता था, इसलिए बहुत भारी आर्थिक दंड लगाया। और इसकी शिकायत दोनों कप्तानों ने की किससे? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से। और लॉर्ड डलहौजी के लिए यह काफ़ी था, कारण कि वह एक साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति था और अपने आप को ये संप्रभु मानता था। इसलिए उसने यहाँ से स्टेटमेंट आपको इश्यू कराया, जारी कराया। और उस स्टेटमेंट में सीधे सीधे कहा कि यदि कोई व्यक्ति गंगा के किनारे ये ब्रिटिश झंडे का अपमान करता है, तो यह वैसा ही है जैसा कि कोई थेम्स नदी के किनारे अपमान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तिरंगे जैक का अपमान करना, ब्रिटिश जैक का अपमान करना, ये वैसा ही है जैसे लंदन में आपको उसका अपमान करना। और इस तरह से चूंकि यह आक्रामक मूड में था, वह युद्ध करना चाहता था थारावादी राजा से, इसलिए अपनी सेना यानी एक तरह से नेवी का आपको ऑफिसर था कोमोडोर लैम्बर्ट को फॉक्स नामक वारशिप के लेकर के भिजवा दिया। और ये वारशिप भेज करके उसके साथ वार्ता करना ये दर्शाता है कि यह वार्ता करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि युद्ध करने के लिए तैयार था। कारण कि अगर आप वारशिप लेकर के भेजते हो, यानी वारशिप ये के साथ आपकी सेना का प्रमुख या कह सकते हो कि वो कमोडोर जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ का राजा भी इससे नाराज हो गया। तो ये जानता था कि ऐसा करने से राजा उत्तेजित होगा, युद्ध के लिए तैयार होगा, और ये ऐसा चाहता था। लेकिन जब ये जाकर के लैम्बर्ट उससे वार्ता की ये राजा पगन से, तो चूंकि रंगून के गवर्नर ने ही गवर्नर किससे के साथ शिकायत थी, तो राजा पगन ने लैम्बर्ट के कहने पर उस गवर्नर को, रंगून के गवर्नर को हटा दिया। तो यहाँ बात खत्म हो गई। लेकिन लैम्बर्ट युद्ध करना चाहता था, और यही कारण था कि उसने झूठे आरोप लगा करके राजा के एक जहाज को पकड़ लिया। और इस तरह से राजा भी उत्तेजित हो गया। और राजा के उत्तेजित होने के बाद अब सेकेंड एंग्लो बर्मा वार की शुरुआत हो गई। और इस तरह से आप देखें, ये राजा ये पगन मीन है वहाँ का, और ये आपका युद्ध के दृश्य हैं जो आपको यहाँ दिखलाने का प्रयास किया गया है। तो ये सब उसकी तैयारी थी, इनकी तैयारी थी, और ये युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध शुरू होने के बाद आप देखेंगे कि इस युद्ध में अब विशेष रूप से यहाँ आपको दिखाया गया है, इस युद्ध को 52 तक दिखाया गया है, लेकिन रियल में ये 52 तक ही था। लेकिन जो आपका इसके राजा के साथ ट्रीटी हुई
वह अंतिम रूप से 20 जनवरी 1853 तक गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यूं कह सकते हैं कि सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध जो था यानी वार जो था वह 1852 से 1853 तक था। अब इस तरह की बात हुई और ये इसके माध्यम से यानी इस युद्ध के माध्यम से लोअर बर्मा पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अब लोअर बर्मा ये राजा पगन ने बर्मा का ये पार्ट था, अब दे दिया किसको? अंग्रेज़ों को। और इस तरह से अंग्रेज़ों का अधिकार, आप देखो ये म्यांमार का सीन है, ये आपको यंगून वगैरह का दिखाने का प्रयास किया गया पूरे के पूरे पार्ट, और एक तरह से ये बांग्लादेश का पार्ट है, ये चटगांव का पार्ट है, ये पूरे के पूरे इस क्षेत्र पर बंगाल की खाड़ी पर, और बंगाल की खाड़ी से मलय द्वीप आपका कि जो प्रायद्वीप मलय आइलैंड है इससे मिलते हैं, और ये कन्याकुमारी से ये पूरे के पूरे पार्ट पर अब इनका अधिकार हो गया। और आप भी जानते हो कि यह यानी बंगाल की खाड़ी में अधिकार का मतलब मलक्का स्टेट पर अधिकार, और इस तरह से इनके ट्रेड के बहुत सारे रास्ते खुल गए जो दूसरे के प्रशासन से ये आपको प्रशासित होते थे, अब ये स्वतंत्र होकर के यहाँ सारी गतिविधियाँ चलाने लगे। अब देखो ये इसकी चर्चा हमने किया है। अब हमने दूसरी बात कही थी कि इसने कुशासन और ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके भी बहुत सारे क्षेत्रों का विलय कर लिया, यानी लॉर्ड डलहौजी की बात हो रही है। और उसने इस तरह का काम बरार के साथ भी किया। यहाँ कुछ बात और भी आगे यहाँ हम बढ़ाएंगे, थोड़ी सी दिमाग में आप बात रखिएगा कि बरार का विलय यानी बरार जो क्षेत्र था आज तो आपका महाराष्ट्र में है, बट वह पहले हैदराबाद के निज़ाम के अधीन था। और चूँकि ये 1798 में ही लॉर्ड ब्लेजली जब इंडिया आया तो लॉर्ड ब्लेजली ने एक नई पॉलिसी को एडॉप्ट किया, और वह पॉलिसी थी सहायक संधि। तो सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलाइज, और सब्सिडरी अलाइज पहली सब्सिडरी अलाइज को या कह सकते हो कि लॉर्ड ब्लेजली की सब्सिडरी अलाइज या सहायक संधि को स्वीकार करने वाला फर्स्ट राज्य जो था इंडिया का वह था हैदराबाद का निज़ाम। और सहायक संधि को यहाँ पहले समझना जरूरी है, और तब हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। सहायक संधि क्या है? अब आप देखो यहाँ आती है सहायक संधि। सब्सिडरी अलाइज की बात है। इस सब्सिडरी अलाइज के विषय में बात यहाँ आती है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोई यूरोपियन व्यक्ति जिसने यह महसूस किया था कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके, या जब यहाँ उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं या किसी दूसरे राज्य से युद्ध होते हैं तो किसी एक का पक्ष लिया जाए और सैनिक सहायता दे करके उसके विशाल क्षेत्र को ये आपको उससे लिया जाए। वह व्यक्ति था ये डुप्ले। लेकिन डुप्ले इस कार्य को करने में उसको पूरी सफलता नहीं मिली। उसके बाद ये 1765 में जब इलाहाबाद की दूसरी ट्रीटी ये अवध के नवाब से हुई सुजाउदौला से, तब एक तरह से उसी समय से इसको भारत में लागू माना जाता है। बट आपको अगर देखा जाए कि ये लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि उनसे थोड़ा सा भिन्न थी, और इसी लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को समझे बिना हम इस पॉइंट को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो सहायक संधि में क्या होता था? जब कोई राज्य सहायक संधि को एक्सेप्ट करता था, स्वीकार करता था, तब उसकी फॉरेन पॉलिसी ये ब्रिटिश के हाथ में आ जाती थी। यानी अब वह फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करना लगते थे, यानी उसकी अनुमति के बिना यह राज्य किसी दूसरे राज्य से
किसी प्रकार का समझौता अंग्रेजों के अगेंस्ट में नहीं कर सकता था। अब दूसरी बात इसमें यह थी कि ये आपको सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य ये अंग्रेजों पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर हो जाता था। यानी अपनी सेना वो बहुत मिनिमाइज कर देता था और अब अंग्रेज इसकी सुरक्षा करने का दायित्व तो अपने ऊपर लेते थे। और साथ ही साथ यहां एक ब्रिटिश ये रेजिमेंट रखा जाता था, एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखा जाता था और इस ब्रिटिश रेजिमेंट ये अपॉइंट किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, इसको ट्रेनिंग दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, ये लायबल होते थे, उत्तरदायी होते थे अंग्रेजों के प्रति, लेकिन रखा जाता था उस राज्य के ये आपके पास यानी राज्य के दरबार के पास। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहता था। तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी यहां रहता था जो कहा जाता था कि यह इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बट ये कहने की बात थी, ये रखा ही जाता था कि जरूरत पड़ने पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें और साथ ही साथ ये अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाएं। और इस तरह से ये जो ब्रिटिश रेजिमेंट रखी जाती थी उसके खर्च का पूरा वहन, उसके मेंटेनेंस का खर्च जितना भी होता था वह राज उठाता था जहां पर यह रखा जाता था। और इस तरह से लॉर्ड ब्लेजली ने ये इन राज्यों में या कह सकते हो कि सहायक संधि के माध्यम से एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली, लेकिन उसका खर्च ये राज्य उठाते थे, भारतीय राज्य उठाते थे, न कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाती थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। और इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए हम बरार पर देखेंगे। हाँ, मैं बरार की बात कर रहा था, तो एक तरह से ये बरार की बात थी, तो यहाँ पर सहायक सेना बरार में ये हैदराबाद में रखी गई थी और इसका यानी भरण पोषण का पैसा, बहुत सारा पैसा बाकी रह गया था। यानी सेना का मेंटेनेंस के लिए जो हैदराबाद राज्य को, हैदराबाद के निज़ाम को पैसा देना था, यानी आपको वह धन अभी बकाया था। अब इस तरह से वहाँ का रेजिडेंट ने इतना दबाव डाला कि इस पैसे के बदले आप क्या दे दो, उस बरार क्षेत्र को दे दो। और इस तरह से बरार क्षेत्र का विलय किसमें हो गया, आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हो गया 1853 में। अब दूसरा हम देखेंगे अवध का विलय कि किस तरह से अवध का विलय भी अब कुशासन के आधार पर किया गया। चूँकि हमने आपको बताया भी अभी कि अवध का नवाब उस समय अगर देखा जाए तो जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम ये फैजाबाद पहुंचा। उस समय अवध की राजधानी फैजाबाद थी, यानी आधुनिक अयोध्या। और ये फैजाबाद में ही ये मुगल सम्राट, जो भगोड़ा ही कह सकते हैं हम, कि वह आपको शाह आलम सेकंड था, वह भी आपको फैजाबाद में उस समय उपस्थित था। कारण कि शुजाउद्दौला उस समय अवध का नवाब था, उसी के संरक्षण में वह रहता था। तो तीनों ने मिल करके आपस में समझौता किया और आपस में समझौता करके ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ने की योजना बनाई। और रिजल्ट हुआ कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। लेकिन हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने भारत की तीनों, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये बंगाल, अवध और मुगल सम्राट की तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। और रियल में एक तरह से हम कहें
तो 1757 का युद्ध जो था वो प्री प्लान था, लेकिन यह चीटिंग से जीता गया था। लेकिन यह एक रियल युद्ध था और रियल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को पराजित करके और उनके जो एलाइज को पराजित करके ये पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सवर्निटी को स्थापित कर दिया। उसके बाद 1765 में जो 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट से हुई, और दूसरी बात फिर 4 दिन के बाद इलाहाबाद में ही अवध के नवाब शुजाउद्दौला से ये आपको ये इलाहाबाद की संधि हुई। और इस संधि में अब अवध राज ने यानी अवध ने अपने यहाँ एक रेजिमेंट रखना शुरू कर दिया। और एक तरह से हम देखें कि उसी समय से ये अवध राज अंग्रेजों के लिए कामधेनु के समान हो गया। यानी जब कभी पैसे की आवश्यकता होती थी, धन की आवश्यकता होती थी, रेजिडेंट जो होता था वह दबाव बना करके और उनसे वह हड़प लेता था। तो इस तरह से हम देखें कि ये काम आगे चल रहा था। अब ऐसे में स्थिति यह हुई कि जब मुगल यानी ये मुगलों के काल में ये इमरजेंसी का हुआ था, और आगे जब लॉर्ड डलहौजी भारत में आया तब यहाँ पर 1848 में अवध में अपना रेजिडेंट नियुक्त किया और उसका नाम था ये कर्नल स्लीमन। और कर्नल स्लीमन 54 तक वहाँ का रेजिडेंट रहा था और उसने वहाँ के यानी अवध के नवाब के द्वारा किए गए कुशासन पर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट देने के बाद उसने सीधे सीधे कहा था कि यहाँ कुशासन है, बट वह अवध को विलय करने के पक्ष में नहीं था। उसने सीधे सीधे कहा कि ये चूंकि अवध के विलय करने से हमारे नाम के ऊपर कलंक लग जाएगा और हमारा नाम ऐसे 1 दर्जन अवध से भी प्रिय है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह विलय के पक्ष में नहीं था। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने उसके स्थान पर 1854 में ये सर आउट्रम को वहाँ का बना दिया रेजिडेंट, और उसने भी कुशासन पर अपनी रिपोर्ट जारी की। और रिपोर्ट जारी करने के बाद ये अब लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब यानी उस समय के अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर आपको कुशासन का आरोप लगाया और एक तरह से उसने कहा कि आप अब सिंहासन को छोड़ दीजिए। लेकिन जब सिंहासन उसने नहीं छोड़ा तब आपको आगे देखो कि यह था आपको विशेष रूप से कि 1800 यानी फरवरी 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके और अवध का विलय कर लिया गया। बट एक बात ध्यान में रखिएगा कि विलय तो उसने कर लिया, लेकिन चूंकि यह जो नियम था यानी कुशासन का आरोप लगा करके कि ये ऐसा किया जाए, लेकिन आपको इसके पहले भी इसकी बातें हो चुकी थी। और चूंकि यहाँ कुशासन था और वैसे देखा जाए तो कुशासन किस बात का, और नवाब के द्वारा किया गया कुशासन एक तरह से तो इनडायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया कुशासन था। और एक तरह से हम देखें कि जब से यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था स्थापित की गई थी, रेजिडेंट नियुक्त किया गया था, तब कंपनी और अवध के नवाब के द्वारा हाँ वहाँ विलासिता थी, दोनों के द्वारा जो प्रशासन चलाया जा रहा था, इस प्रशासन के आपको वित्तीय या दबाव में या इसके बोझ से आम जनता पीस रही थी। ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसके पहले भी आपको ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी नवाब को इसके लिए कड़ी चेतावनी दी थी कि आपके यहाँ कुशासन है, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन 1837 में जब लॉर्ड ऑकलैंड 36 में ही आया था, तो 37 में उसने उस समय के नवाब ये आपको मोहम्मद अली शाह था, और मोहम्मद अली शाह से एक संधि की, और इस संधि के माध्यम से उसने यह बताया कि अगर आपके राज्य में अव्यवस्था होती है, कुशासन होता है,
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपके आंतरिक मामलों में ये हस्तक्षेप करने का अधिकार हो गया। अब लेकिन इस संधि को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं माना। हालांकि उसके बाद भी 1847 में लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट आया था, ये उसने भी इसके लिए चेतावनी दी थी, लेकिन अंतिम रूप से प्रयास किसने किया, और वह था आपको ये लॉर्ड डलहौजी, और कुशासन के आधार पर ये इसको हड़प लिया, यानी कह सकते हैं कि उसको अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन यह भी तो कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी की या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी भूल क्या थी, और सबसे बड़ी भूल थी अवध का विलय करना। कारण कि अवध बहुत बड़ा क्षेत्र था, और जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, रिवोल्ट जब हुआ, तो बंगाल रेजिमेंट में अवध से ही 75,000 सैनिक भर्ती हुए थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके राज्य के लोग, ये राज्य प्रभावित होगा तो उनके परिवार भी प्रभावित होंगे, और इस तरह से इसको प्रोवोक करने में इस घटना की प्रमुख भूमिका भी रही थी, या अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल भी कही जा सकती। अब हम आगे बढ़ें। अब विशेष रूप से डलहौजी यहीं तक नहीं रुका, बल्कि उसकी साम्राज्यवादी भूख उसे और आगे भी ले गई, और अब बहुत सारे राजाओं की आपको उपाधियों, पेंशनों को भी समाप्त करना शुरू कर दिया। इन उपायों से भी अब आपको उस राज्य के हड़पना चाहा और क्षेत्र को लेना चाहा। और ऐसे ही आपका ये काम था कि पहले शुरुआत उसने कर दी विशेष रूप से कहाँ से, ये कर्नाटक से। 1853 में कर्नाटक के राजा की डेथ हो गई, और कर्नाटक के राजा की डेथ होने के बाद मद्रास सरकार ने, यानी चेन्नई सरकार ने ये आपको सलाह दिया कि इनकी क्या कर दी जाए, इनके उत्तराधिकारी की मान्यता समाप्त कर दी जाए, और इस तरह से इनकी उत्तराधिकारी की मान्यता क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब वह क्षेत्र भी इनका हो गया। दूसरी बात कि तंजौर जो तमिलनाडु में, यहाँ भी विशेष रूप से यहाँ के राजा की डेथ हो गई, लेकिन अभी भी इसकी 2 लड़कियाँ थीं जो उत्तराधिकारी इसका बनना चाहती थीं, लेकिन इसकी भी दोनों की उपाधियाँ का अंत कर दिया। यही नहीं, लॉर्ड डलहौजी की तो इच्छा थी कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की भी हम उपाधि क्या कर दें, समाप्त कर दें, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी मान्यता नहीं दी। अब बारी आती है ये पेशवा और पेशवा के उत्तराधिकारी की। चूँकि पेशवा यानी हम कहें कि जब थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था, और थर्ड एंग्लो मराठा वार में 1818 में अब मराठा कन्फेडरेशन को भंग कर दिया गया, और साथ ही साथ अब पेशवा का पद भी समाप्त हो गया, और पेशवा को जो बाजीराव सेकंड था, अब 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर के कानपुर के बिठूर में बैठा दिया गया। अब उसकी कोई अपनी संतान थी नहीं। संतान जब नहीं थी तो उसने एक लड़के को एडॉप्ट कर लिया था, और वह लड़का था ये नाना साहेब। तो नाना साहेब को इसने एडॉप्ट किया। 1851 में पेशवा की डेथ हो गई, तो नाना साहब ने उसके पेंशन यानी पेशवा के पेंशन की डिमांड कर दी। तब ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि ये जो पेंशन दिया जाता था, ये पेंशन ये पेशवा को नहीं दिया जाता था, बल्कि ये व्यक्तिगत रूप से ये बाजीराव सेकंड को दिया जाता था, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलेगा। और इस तरह से इनका पेंशन भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यहीं पर नहीं रुका लॉर्ड डलहौजी ने, और चूँकि बहुत सारी जागीरें, बहुत सारे जमींदार, ये जमींदारी ऐसी थी, जागीरें ऐसी थीं जिस पर इसकी नज़र थी, और ये जागीरें जो भूमिकर नहीं देती थी, यानी भूमिकर रहित थी। इन जागीरों पर ये कि इंक्वायरी के लिए, जांच के लिए इसने एक इनाम कमीशन बैठा दिया 1852 में, और इनाम कमीशन के संज्ञान में इंक्वायरी के क्षेत्र में थे 35,000 जागीरें थी, और इस इनाम कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ये लॉर्ड डलहौजी ने
केवल मुंबई में 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया और इस तरह से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो इस तरह से ये इसकी घटनाएं आगे की हैं। अब तीसरा पॉइंट या लास्ट पॉइंट आता है, जो हमने बताया था कि 3 विधियों का, 3 तरीकों का इसने आश्रय लिया था। ये तीसरा तरीका है और वह है शांतिपूर्ण विलय व्यापगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एनेक्शन ऑफ पीस, कि किस तरह से यह आगे बढ़ा। तो अब देखिए, यह चूंकि बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था, इसमें तो दो राय है नहीं। अब बात यहाँ आती है कि यहाँ वह विश्वास करता था या उसका विश्वास था कि जितने आपके झूठे रजवाड़े हैं या सेम रॉयल्टीज हैं और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों, जो भी आर्टिफिशियल इंटरमीडिएट पावर्स हैं, ये इनके द्वारा जो प्रशासन की पुरानी पद्धति है, इससे प्रजा की मुसीबतें बढ़ती हैं और ये सब गलत है। और हमने आपको बताया भी था कि वह राज्य में राज्य की कल्पना को बेमानी समझता था, इसलिए वह चूंकि भारत में एक आधुनिक राज्य और कैसा राज्य, सुसंगठित राज्य कायम करना चाहता था, इसलिए अब आपको ये भारत में ये इस सिद्धांत को वह अब अपनाना चाहा और अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और इसके लिए उसने व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा सीधे सीधे वह प्रहार करना चाहता था मुगल सम्राट पर भी, और वह चाहता था कि इस व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा मुगल सम्राट की संप्रभुता या उसकी सवर्णिटी को समाप्त कर दिया जाए। और यह भी बात है कि जो लोग, चूंकि मुगल साम्राज्य मंडलासन था, पतनावस्था में था, इसलिए जो राज्य मुगलों के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं उनको भी क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और ये पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाए। अब व्यापगत के सिद्धांत या हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसने ये रजवाड़ों को, देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट जो भी थी इंडिया में, इसको 3 भागों में बांट दिया। और पहला इसने बताया कि ऐसी रियासत जो कभी भी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं रही थी और न ही किसी को टैक्स देती थी, वे रियासतें गोद ले सकती हैं, यानी इनको गोद लेने में किसी प्रकार की ये दिक्कत नहीं है। बट वह भी जानता था कि मुट्ठी भर रियासतें ही ऐसी रियासतें थी। दूसरा पार्ट इसने बनाया रियासतों का कि ऐसी रियासतें जो कभी मुगलों के अधीन रही थी, उसके बाद मराठों के अधीन आई और उन्हें टैक्स भी देती थी, लेकिन अब वे अंग्रेजों के अधीन हैं और उन्हें टैक्स देती हैं, ये गोद ले सकती हैं, लेकिन इसके पूर्व इन्हें अंग्रेजों से मान्यता लेनी पड़ेगी। और वह जानता था कि वह नहीं देगा, बहाना बनाएगा और उसको लैप्स कर लेगा। और तीसरा पार्ट इसका बनाया कि ऐसी रियासतें जिसका निर्माण वारंटी या सनदों के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ये गोद नहीं ले सकती है, यानी इनके लीगल ये आपको सक्सेसर्स नहीं होंगे, उत्तराधिकारी नहीं होंगे, तो इनका राज्य स्वाभाविक रूप से व्यापगत हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एज ए पार्ट के रूप में। और इस तरह से ये 3 सिद्धांतों का सहारा लिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि व्यापगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ये लॉर्ड डलहौजी ने नहीं बनाया था, बल्कि इसके पूर्व भी इसकी बात आती है। और यह 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सीधे सीधे कहा था कि पुत्र के अभाव में गोद लेने का अधिकार हमारी ओर से एक अनुग्रह है, यानी ग्रेस है, और हमारी ओर से एक विशेष अनुकंपा है, यानी एक तरह से कंपनसेट है, और साथ ही साथ एक हमारी तरफ से स्वीकृति है, और इसको एक्सेप्शनल ही देखा जाना चाहिए, यानी इसका अपवाद स्वरूप ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका मतलब कि इसने बना दिया था और इसने दबाव बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक पर कि इसका प्रयोग करें, लेकिन उसने ऐसा
नहीं किया। आगे इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए ये आपको दिया हुआ भी है कि 1839 में मांडवी राज को व्यपगत कर लिया गया। 1840 में कोलाबा जो महाराष्ट्र में है, ये आपको जालौर जो राजस्थान में है, और 1842 में सूरत की नवाबी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और फिर ये आपका मौका आया लॉर्ड डलहौजी का। तो लॉर्ड डलहौजी, हमने कहा कि यह व्यपगत के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जन्मदाता नहीं था, बल्कि इसने इस आज्ञाओं का यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पूर्व की आज्ञाओं का अक्षरशः यानी एग्जैक्टली इनेक्ट किया, लागू किया, इसलिए ही उसकी मौलिकता है और दूसरी कोई इसकी मौलिकता नहीं है। और इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से इसने बहुत सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब आइए हम थोड़ी सी बात यहाँ कर लें। विशेष रूप से आपका एमकेएससी टेस्ट प्रेप ऐप आपके सब उपलब्ध हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और साथ ही साथ ये 5000 से ऊपर आपको इसमें क्वेश्चंस हैं और ये 5 मॉक टेस्ट इसके लिए है। आपको खरीदना है, खरीद सकते हैं मात्र 149 रुपये में, ये सॉरी 199 रुपया इसका शुल्क रखा गया है। तो बहुत ही नॉमिनल रखा गया है और इस नॉमिनल आपको फी में ये 5 ऑनलाइन टेस्ट ये कहीं नहीं मिलेगा। और इस तरह से अपने ये आपको जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को आप ये इसमें क्या कर सकते हैं, अपने इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सब दिया गया है। अब आइए हम बात करते हैं कि किन किन राज्यों को, रियासतों को इसने ये लैप्स कर लिया, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले लें। देखो सतारा राज्य का विलय सबसे पहले किया और सतारा महाराष्ट्र में। और एक तरह से देखें तो सतारा मराठों की विशेष रूप से राजाराम के समय से ही और शाहू के काल तक, राजाराम सेकंड के काल तक सतारा ये राजधानी रही थी, ये मराठों की आगे भी रही। और जब थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ और मराठों की पराजय हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस राज्य का गठन वारंटी के से किया और शिवाजी के वंशज थे प्रताप सिंह, यहाँ का राजा उनको बना दिया गया। लेकिन कुशासन के आधार पर 1839 में इनको ये डिसमिस कर दिया गया और इनके भाई अप्पा साहेब को वहाँ का राजा बना दिया गया। चूँकि अप्पा साहेब के अपने कोई पुत्र नहीं थे और जब अप्पा साहेब की मृत्यु हो गई तो मृत्यु से पहले उन्होंने आपको ये क्या कर लिया था, एक लड़के को गोद ले लिया था। किंतु डलहौजी ने उसे आपको नाजायज माना यानी इलीजिटिमेट माना और इस राज्य को अपना आश्रित राज मानकर, यानी थर्ड ग्रेड का, जिसमें थर्ड पार्ट की बात मैंने किया था कि आश्रित राज था, ये आश्रित राज मान करके इसको लैप्स कर लिया। अब बात आती है संभलपुर उड़ीसा की। ये 1849 में संभलपुर को भी ये लैप्स कर लिया। कैसे? यहाँ एक बुद्धिस्ट राजा थे जिनका नाम था यानी आपको नारायण सिंह और उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी। और चूँकि ये इन्होंने किसी लड़के को गोद भी नहीं लिया था, इसलिए जब इनकी डेथ हो गई तो इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब उसी तरह से लैप्स करने वालों में यानी विलय की नीति के द्वारा अपने वाले राज्यों में जैतपुर भी था जो मध्य प्रदेश में 1849 में ही, बघाट था जो पंजाब का क्षेत्र था 1850 में, और उदयपुर जो आपको यह भी था मध्य प्रदेश में 1852 में। लेकिन फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप देखेंगे। चूँकि यह झांसी का किला है और झांसी के किले आप देखिए आज भी बेहतरीन जगह है, ये देखने वाली जगह है। तो आप देखो ये झांसी राज्य का जो निर्माण हुआ था यह थर्ड एंग्लो मराठा वार के समय हुआ था, यानी 1818 के कुछ बाद ही हुआ था। और यहाँ के राजा ये अंग्रेज़ों के बड़े वफादार होते थे। अब
यहाँ के राजा थे गंगाधर राव, और गंगाधर राव को भी कोई अपनी औलाद नहीं थी, इसलिए इन्होंने एक पुत्र दामोदर राव को ये एडॉप्ट कर लिया था। और 1853 में इनकी गंगाधर राव की मृत्यु 1853 में हो गई। उसके बाद इनकी यानी अपनी रानी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो इन्होंने इसकी मान्यता की बात की। तब उसने कहा कि ये यानी जो गंगाधर राव के पुत्र दामोदर राव हैं, इसकी मान्यता इन्होंने यानी मरने से पहले नहीं ली थी, और एक तरह से इसको भी क्या कर दिया, व्यापक कर लिया, झांसी को ये आपको मिला लिया। अब नागपुर देखें, नागपुर का यह भी आपका बहुत बेहतरीन ये महल कोर्ट का सीन है। और इसमें नागपुर महाराष्ट्र में, चूँकि नागपुर के भोंसले महत्वपूर्ण थे, जो मराठा कन्फेडरेशन था, मराठा कन्फेडरेशन में ये नागपुर के भोंसले भी थे, पेशवा भी थे, सिंधिया भी थे, सब कुछ थे। तो या चाहे वह इंदौर के होलकर भी हों, चाहे वो बड़ौदा के गायकवाड़ भी हों, ये सब के सब थे। जब कॉन्फेडरेशन यानी ये थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, उससे पहले ही ये नागपुर की यानी संधि के द्वारा भोसले का एक शिशु लड़का था, भोसले परिवार का रघुजीत थर्ड, उसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आपको वहाँ का उसका उत्तराधिकारी मान लिया, वहाँ का राजा बना दिया। 1853 में ये बिना दत्तक पुत्र लिए रघुजी थर्ड की मृत्यु हो गई। और रघुजी थर्ड की जब मृत्यु हो गई तब आपको ये उन्होंने गोद लिया नहीं था, इसलिए मरने से पहले रानी को कह दिया था कि आप गोद ले लेना, इसलिए उन्होंने गोद लिया एक पुत्र को मरने के बाद उनके। लेकिन 53 में इनकी मृत्यु हो गई और गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो मान्यता की बात जब आई तो सीधे सीधे उसने आपको स्वीकार नहीं किया कि ये पुत्र गोद लेने का प्रस्ताव कंपनी ने अस्वीकार कर दिया। और परिणाम यह हुआ कि 1854 में नागपुर को ये लैप्स कर लिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इस तरह से यही नहीं हुआ, बल्कि लॉर्ड डलहौजी ने सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि चूंकि राजा का निजी संपत्ति है, वह इस राज्य के आय से ही बनाया गया है, तो निजी संपत्ति को भी लिया। यही नहीं, राजमहल को एक तरह से लूटा गया, और राजमहल को लूटा ही नहीं गया बल्कि रानियों के आभूषण को भी छीन लिया गया, और इससे लगभग 2 लाख पाउंड इकट्ठा किए गए। और इस तरह से इस राज्य के खिलाफ बहुत ही आपका अत्याचार किया गया था। अब हम आते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के अन्य कार्य, जो रियल में एक तो ईसाई धर्म से प्रभावित थी, दूसरा कुछ ऐसे काम थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों के लिए ही किए गए थे, और मैक्सिमम काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर के औपनिवेशिक नीति से ही प्रभावित थे। लेकिन उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा, हम देखेंगे, जो सकारात्मक पड़ा। यानी इसमें एक था धार्मिक अयोग्यता कानून, यानी जिसको रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट कहा जाता है, 1850 में पारित हुआ था, और इसे लेक्स लोकी कानून के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इस कानून में यह प्रोविज़न किया गया था कि अगर कोई हिंदू लड़का ईसाई धर्म को स्वीकार करके किसी ईसाई लड़की से शादी करता है, तो उसके माता पिता या पेरेंट्स जो हैं उसके पैतृक संपत्ति या सेंट्रल ये प्रॉपर्टी को से वंचित नहीं कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो भारत में यानी भारतीय लोगों को ईसाई बनाने की यह एक प्रक्रिया थी। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ अच्छा काम किया गया, या एक तरह से देखें दूसरे क्षेत्र में भी ये हम देख सकते हैं कि 1853 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंतिम चार्टर एक्ट आया, और इस चार्टर एक्ट में बहुत सारे प्रावधान किए गए। इसमें कंपनी के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हुआ, और साथ ही साथ ये भी व्यवस्था थी कि अब कंपनी को
यानी क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के एज ए ट्रस्टी के रूप में यहाँ का प्रशासन देखना था। तीसरा प्रावधान यह किया गया कि ये अब जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव थी, कार्यपालिका थी, कार्यपालिका ही आपको क्या करती थी, ये कानून भी बनाती थी, लेकिन अब कार्यपालिका से विधायिका को अलग कर दिया गया और विधायिका का काम था विधान बनाना। और इस तरह से भारत में लेजिस्लेटिव असेंबली की आपकी नींव पड़ी, विधानसभा की नींव पड़ी, एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। तीसरी बात कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अभी तक जो भी सेवाएं देने वाले लोग आते थे, ये आते थे ब्रिटेन से और ये नॉमिनेट कर दिए जाते थे, नामित किए जाते थे। इसके लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें एक प्रतियोगी परीक्षा ICS का प्रावधान किया गया। ये इसमें यह भी बात थी कि चूंकि 1835 के एक्ट में ही कह दिया गया था कि इसमें यानी कंपनी की सेवा में अब किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो भारतीय भी जा सकते थे। लेकिन अब आपको यहाँ पर यह प्रोविज़न किया गया कि अब एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी और इसमें भारतीय लड़के भी, कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यह परीक्षा लंदन में होती थी, मीडियम इंग्लिश था, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ लोगों ने भी मैकाले के सिद्धांत को फॉलो करते हुए ये बहुत सारे इंग्लिश पढ़े और जिससे ICS भी बने। अब आइए हम बात करते हैं कि इसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए। तो एजुकेशन के क्षेत्र में आपको पहले से भी काम होते आ रहे थे, इसके काल में भी कुछ काम हुए और सकारात्मक काम भी हुए। उसमें से 1853 में एक आपको जेम्स थॉमसन की रिपोर्ट आई और जेम्स थॉमसन ये उत्तर पश्चिमी प्रांत के, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, यानी आपको उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और उन्होंने ये व्यवस्था बनाई, यानी अपनी रिपोर्ट में ये बात कही, एक तरह से प्रोविज़न उन्होंने रखा कि ये भारत में जो शिक्षा की देने की बात है वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार और वर्नाकुलर लैंग्वेज में दिया जाना चाहिए, यानी स्थानीय भाषाओं में दिया जाना चाहिए। जो हमारे यहाँ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया है कि स्थानीय जो भी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वह स्थानीय भाषा में यानी मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। इसका आपकी शुरुआत यहाँ देखी जाती है और इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया गया और जिससे फ़ायदा ये हुआ कि स्थानीय भाषा, चूँकि इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं थी और स्थानीय भाषा और स्थानीय परिस्थिति की जहाँ तक बात है कि चूँकि भारत में ये अमीर खुसरो को अगर हम ये आपको रेफरेंस उनका दें तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक 2 कोस पर भारत की भाषा बदल जाती है, यानी बोली बदल जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत में बहुत सारी बोलियां थीं और स्थानीय परिस्थितियों का मतलब उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ के आपको ये एक तरह से कहें कि किस संप्रदाय की लोगों की बहुलता है और किस बोली में यानी किस भाषा में वह ठीक ढंग से समझ सकते हैं, उसी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था का प्रोविज़न किया और इस शिक्षा यानी इस पॉलिसी को या इस रिकमेंडेशन को ये लॉर्ड डलहौजी ने स्वीकार कर लिया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब हम देखें कि अब हम इनको देखें, ये चार्ल्स वुड थे और चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आपको अध्यक्ष थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष आप जानते हो कि एक तरह से ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था और उन्होंने शिक्षा से संबंधित यानी चार्ल्स वुड्स डिस्पैच उन्होंने दिया, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड था, लेकिन इसमें प्राइमरी, ये सेकेंडरी और फिर हायर तीनों एजुकेशन की चर्चा की और इन्होंने इसमें यह भी बताया कि प्राइमरी
स्तर पर यानी वर्नाकुलर भाषा में यानी देसी भाषा स्थानीय भाषा में आपको शिक्षा दी जाएगी। फिर आपको ये सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज जो स्थापित किए जाएंगे जिले स्तर पर, वह आपको इसका एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम होगा यानी अंग्रेजी भी और साथ ही साथ स्थानीय भाषा भी। और तीसरी हायर एजुकेशन जो होगा वह हायर एजुकेशन दिया जाएगा, उसकी अब माध्यम क्या किया जाएगा, आपको अंग्रेजी है। तो एक बात अवश्य है कि ये अप्रोच को अपनाने का कारण भी था, कारण कि जब 1835 में ये आपको जब मैकाले माइन्यूट आया था और मैकाले ने जब ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था, अधोनिस्यंदन का सिद्धांत दिया था, और उसमें क्योंकि भारतीय संस्कृति एशियन संस्कृति को एक तरह से आपको बिल्कुल नकार सा दिया था और सब कुछ पाश्चात्य संस्कृति को साहित्य को इसमें प्राथमिकता दी थी और अंग्रेजी माध्यम को उसने आगे बढ़ाया था। और ये आपको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब था कि ये आपको हायर एजुकेशन अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी और हायर एजुकेशन पढ़ाने वाले भारतीय अब ये निचले स्तर पर आपको ये अंग्रेजी में, चूँकि वर्नाकुलर भाषा भी जानेंगे तो अंग्रेजी और वर्नाकुलर दोनों में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ये स्कूलों में आपको ये अंग्रेजी को बढ़ावा देके और इस तरह से शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा ऊपर से नीचे की तरफ छन छन करके आएगी। लेकिन ये क्लर्क बनाना चाहता था, ये वेशभूषा में आपको या कह सकते हैं कि रंग रूप में भारतीय, लेकिन वह पूरे के पूरे नेचर में उसके सोच में ये अंग्रेज बनाना चाहता था। और जो सोचा था मैक्सिमम लोग ऐसा बने भी, कारण कि जो भी हायर एजुकेशन इस तरह से लोग प्राप्त करते थे इनकी मेंटलिटी बिल्कुल बदल जाती थी और ये नए अंग्रेज बनकर के इंडिया में आते थे और निचले तबके के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो एजुकेशन देने की बात ही छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब कि फिल्ट्रेशन जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी इसकी हवा निकल चुकी थी और इसलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया। और इस व्यवस्था में यह भी आपको व्यवस्था थी कि अब 5 प्रांतों में अब एक एक आपको निदेशक डायरेक्टर के नेतृत्व में एक पब्लिक यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी लोक शिक्षा आपको विभाग स्थापित किया जाएगा कि इस पर देखा जाए। और 3 विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय यानी कोलकाता आपको मुंबई और चेन्नई में खोलने का भी प्रोविज़न किया गया। और इसमें यह भी व्यवस्था थी कि अब जो भी प्राइवेट यानी निजी लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, यह इनके लिए भी अनुदान सहायता के प्रावधान को रखा गया ताकि ये अब प्राइवेट लोगों के माध्यम से भी अब क्या किया जाए, ये शैक्षणिक संस्थानों का विकास किया जाए। ये बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। और साथ ही साथ इसमें वुमेन एजुकेशन पर भी फोकस किया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है इनकी ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ये बेहतरीन मानी जाती है तत्कालिक परिवेश में। इसके पहले जो भी आए थे उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए और इस तरह से आपको ये सारी व्यवस्था इसके काल में हुई। और इसका सकारात्मक परिणाम भी निकला कि 1854 में 33 प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए और कोलकाता में 1856 में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। 1854 में आपको ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में इसकी नींव डाली गई। तो ये आपको यही नहीं 1856 वगैरह ये में आगे यानी देखें तो आगे चल कर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की। तो एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ से अब कुछ क्रांतिकारी कदम ये सो माना जा सकता है। अब इसको इसी क्रांतिकारी कदम के आधार पर इसकी व्यवस्था को यानी आपको उस डिस्पैच को भारत का मैग्ना कार्टा यानी महान आज्ञा पत्र कहा जाता है, इसमें दो राय कोई नहीं है। अब इसके प्रशासनिक सुधार भी आप देखें तो प्रशासनिक सुधार भी इसके कम ये आपको क्रांतिकारी नहीं है, ये इस समय के नहीं बल्कि उस समय के परिवेश के हिसाब से देखना जरूरी है कि आपको इसने गवर्नर जनरल के
यानी बंगाल का जो ये भारत का जो गवर्नर जनरल था, इसके बोझ को कम करने के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट की व्यवस्था की और फिर उस पोस्ट पर आपको फ्रेडरिक ये हॉलिडे को यानी फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल इसने बना दिया 1854 में। उसी ने घोषणा की कि अब शिमला को ये ग्रीष्मकालीन यानी समर कैपिटल बनाई जाएगी भारत को, लेकिन यह कार्य 1864 में ये सर जॉन लॉरेंस के काल में संपन्न हुआ। इसके सैन्य सुधार भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और सैन्य सुधारों में डलहौजी ने कोलकाता में जो आपको तोपखाने यानी आर्टिलरी थी, इसका कार्यालय आपको शिमला में खोल दिया और साथ ही साथ मेरठ में खोल दिया और सेना का जो हेड क्वार्टर्स था उसको शिमला में स्थापित कर दिया। अब सबसे बड़ा काम इसका माना जाता है और वह है कि भारत में रेलवे का विकास। चूँकि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था सबसे पहले ब्रिटेन में और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण यहाँ पर स्टीम इंजन का भी विकास हुआ। साथ ही साथ स्टीम से आपको कह सकते हो कि इंजन का विकास हुआ या ऊर्जा का विकास करने की विधि यानी वैज्ञानिक खोज आपको की गई थी और उसी का परिणाम था कि सबसे पहले 1825 में मैनचेस्टर से लेकर लिवरपूल तक रेलवे का संचालन हुआ था लंदन में, लेकिन भारत में भी इसका आगाज़ किया लॉर्ड डलहौजी ने और लॉर्ड डलहौजी ने तत्कालिक रूप से कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए ही सही, लेकिन इस रेलवे का संचालन करके अब जो बैलगाड़ी या बुलॉक कार्ड थी उस सवारी से कुछ आगे की सोच इसने बनाया और एक तरह से फर्स्ट रेलवे भारत में 16 अप्रैल 1853 में ये आपको बोरीबंदर से यानी जो मुंबई में है, मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर रेलवे का संचालन किया और यही नहीं बल्कि 1854 में दूसरी रेलवे लाइन बिछाया और वह था कोलकाता से लेकर के रानीगंज तक। यह भी इसका एक सकारात्मक कदम माना जाता है। अब बात आती है कि इसी के काल में 1854 में पहली बार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के तार बिछाए गए और साथ ही साथ इसकी सेवा शुरू की गई और इसने ये कोलकाता से लेकर के उत्तर प्रदेश के आगरा तक 800 मील की दूरी पर पहली सेवा यानी टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की और यही नहीं डाक सुधार भी इसके काल में हुआ और पोस्टल एक्ट आया 1854 में और इसमें पहली बार यह व्यवस्था की गई कि 2 पैसे का टिकट लगाकर आप भारत की किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए एक व्यवस्था ये भी की गई कि तीनों प्रेसिडेंसी नगर हैं, यहाँ पर एक एक डायरेक्टर की नियुक्ति की जाएगी और पोस्टल व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित की जाएगी। अब इसने यही नहीं बल्कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की। 1848 में सबसे पहले इसने PWD की व्यवस्था की और इसके पहले जो सड़क का निर्माण किया जाता था ये व्यवस्था एक सैनिक बोर्ड पर रहती थी जो अपने सेना की सुविधा के लिए सब करते थे, लेकिन इस विभाग की स्थापना के साथ ही भारत में भी रोडवेज का डेवलपमेंट आपको द्रुत गति से फास्ट होने लगा, इसमें दो राय नहीं है। अब आप देखिए ये यहीं तक नहीं रुका बल्कि इसी के काल में ये जो अब चूँकि ये तो सारी व्यवस्था जो भी की गई थी यह व्यवस्था आपको किससे संचालित थी, औपनिवेशिक नीति से। कारण कि ये जो रेलवे का संचालन किया गया था वह भारतीयों की सुख सुविधा के लिए नहीं की गई थी बल्कि इस सुविधा के लिए की गई थी कि अब चूंकि ब्रिटेन में बने बनाए माल अब भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक भेजा जाए और भारत के दूर दराज क्षेत्रों में जो माइंस हैं उन माइंस से या कच्चे और रॉ मटेरियल है, चाहे कपास हो, चाहे आपको ये नील हो, चाहे अन्य ये खाद्यान्न पदार्थ हो, उसको ये आपको खनिज हो, इस सब को भेजा जाए कहाँ, ब्रिटेन में। और इसके लिए ज़रूरी था रेलवे का संचालन, सेना के डिप्लॉयमेंट के लिए भी था रेलवे का संचालन। आपको साथ ही साथ
यह भी था कि बंदरगाहों से जुड़ना इनकी प्राथमिकता थी, तो बंदरगाहों पर इसने प्रकाश की व्यवस्था कराई ताकि ये हमेशा यहाँ से आपका माल की आवाजाही कराया जाए। यही नहीं, इसने गंगा नहर के अधूरे कार्य को भी पूर्ण कराया। यह भी बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि मानी जाती है। और इसी के काल में एक और रिफॉर्म आया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको रखने का प्रयास किया, और वह था आपका कि ये विडो रीमैरेज एक्ट, इस बिल को उनके प्रयास से इसको रखा गया था, लेकिन इसके काल में ये पास नहीं हो पाया। ये पास हुआ लॉर्ड कैनिंग के काल में। ये तो सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अब हम 5 मिनट में इसका पूरा कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या वह भारत का निर्माता था, क्या वह भारत के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई, क्या उसके जो शैक्षणिक सुधार थे भारत में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाया, या क्या उसके अन्य सुधार थे भारत में क्रांतिकारी कदम उठाए। तो इस पर हम विचार थोड़ा सा करेंगे। और विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि भारत का एकीकरण जो बाद में 1947-48 में इंडिया में हुआ था, उसकी प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हो गई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल से ही। कारण कि ये मैक्सिमम क्षेत्रों को इसने ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और भारत जब आज़ाद हुआ तो उन क्षेत्रों को विशेष रूप से भारत में मिला लिया गया। दूसरी बात कि आप देखो कि ये इसी के काल में जो रेलवे का विकास किया गया, रेलवे ने बहुत बड़ा योगदान दिया कम्युनिकेशन की सुविधा में, चाहे रेल हो, डाक व्यवस्था हो, टेलीग्राफ की व्यवस्था हो। इसने अब मध्य युग से ये आधुनिक युग की तरफ बढ़ा दिया कि अब ब्लॉक कार्ट, यानी आपको जो बैलगाड़ी की सुविधा थी, ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा बाद में वो पहुंचा होगा या भारत आज़ाद हुआ तब पहुंचा, बट उस काल में अगर देखें तो शहर जो थे इससे आपको जुड़ गए, और जुड़ने के बाद आपको अब दूरसंचार की व्यवस्था में तीव्र ये गति आई, तीव्र विस्तार हुआ, और एक दूसरे से मिलना आसान हुआ। लेटर के द्वारा अपनी भावों की अभिव्यक्ति करना आसान हुआ। एक इंटरकनेक्टिंग भाषा इंग्लिश मिल गई, जिससे भावों की अभिव्यक्ति करना, मैगजीन को निकालना, पेपर्स को निकालना, ये अपनी भावों को भाषण के स्पीच के माध्यम से दूसरे तक ये संप्रेषित करना अब क्या हो गया? आसान हो गया। तो एजुकेशन सिस्टम ने भी इसके क्रांतिकारी कदम को सराहा गया कि इसने भारत में आने वाले समय में, चूंकि यह संक्रमण काल था, और इस संक्रमण काल में कुछ ऐसा इसने प्रतिक्रियावादी कार्य कर दिया, जिसके कारण इसके जाने के साल भर के बाद ही आपका भारत का प्रथम महाविद्रोह कहा जा सकता है, 1857 का विद्रोह हुआ। और दूसरी बात कि हम कह सकते हैं कि रेलवे को अगर रेफरेंस देकर के कहा जाए तो रेलवे के बारे में कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि भारत में रेलवे ये आपको भारत के राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान देगा। और साथ ही साथ एडिसन ने भी कहा था कि रेलवे भारत में वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े राजाओं ने कभी नहीं किया था। तो रियल में ये स्टेटमेंट भी बहुत ही मार्मिक माना जाता है। और साथ ही साथ आपको यह भी बात है कि हमारे यहाँ जब शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हुई, तो शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होने के बाद अब भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की समझ भी लोगों में बढ़ने लगी। अब जो पहले मध्य वर्ग का अभाव था, अब इंटेलेक्चुअल क्लास सामने आया, और इंटेलेक्चुअल क्लास ने अब धीरे धीरे उसके यानी आर्थिक चरित्र को उजागर किया, और साथ ही साथ राजनीतिक ये फलक भी इनकी मजबूत हो गई। लोगों ने स्पेंसर के विचारों को पढ़ा, रूसो के विचारों को पढ़ा, वोल्टेयर के विचारों को पढ़ा, ये मॉन्टेस्क्यू के विचारों को पढ़ा, आपको ग्लैडस्टोन के विचारों को, बर्क के विचारों को, जेम्स मिल के विचारों को, आदि विचारों को पढ़ा। और तब भारत में भी अब राजनीतिक समानता स्वतंत्रता, समानता और स्वशासन की भावना भी प्रबल हुई। और 19वीं शताब्दी में ही भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी चले थे, इसने भी प्रोवोक किया, और भारतीय संस्कृति के आपको बिल्कुल ये
ऐसे रिक्त थे या ऐसे उनकी अपनी ये संपत्ति थी, उसको दिखाया। आज समाज ने स्वशासन की बात की, स्वराज की बात की, साथ ही साथ ये आपको ब्रह्म समाज ने भी इसको आगे बढ़ाया और इस तरह से राष्ट्रीय भावना को इन लोगों ने आपको बहुत आगे बढ़ाया। तो आज के लिए थैंक यू। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorcultureclasses.com।